हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस। इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर जो सिलेक्शन तक की एसएससी एमटीएस की पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ में वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से हमने कवर किया है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। सीबीटी हो या फिर आपका नया जो हवलदार के लिए फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, हर एक बात को आपको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो इसके प्रोसेस में आपका 3 स्टेज होता है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाता है जिसको हम लोग टायर 1 एग्जाम भी कहते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। यह नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हवलदार की वैकेंसी एसएससी एमटीएस के साथ में लाई गई है, बस उनके लिए ये आपका एग्जाम होने वाला है, जो फिजिकल इफिशियंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो वाला। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसमें इसके मार्क्स जो है आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसका भी बहुत सारा वेटेज, बहुत इंपॉर्टेंस एग्जाम में होता है। और इसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, उसमें आपका एग्जाम होता है। उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले पेपर 1 जो आपका स्टेज 1 एग्जाम होता है उसके एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न जो होता है, आपको एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड देने के बाद आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है जहां पर आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम में इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के सवाल होते हैं, और इसके लिए आपको समय जो दिया जाता है वह 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो आपको इस एग्ज़ाम को देने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है एग्ज़ाम में। एसएससी के और सारे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। एग्जाम हो जाने के बाद आपका एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ आता है, जैसे कि जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का अलग अलग कट ऑफ आता है। और ये कट ऑफ भी जोन वाइज आता है, स्टेट वाइज आता है। जिस भी स्टेट का प्रीफरेंस आप देंगे, फॉर्म डालते समय आपके स्टेट प्रीफरेंस पूछे जाते हैं। हर एक स्टेट का एक प्रीफरेंस देने के बाद आपका जिस भी स्टेट में सिलेक्शन होता है वो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। उसके बाद कट ऑफ आने के बाद अगर आप कट ऑफ में आते हैं, लिस्ट में आते हैं, एक लिस्ट निकलती है एसएससी की तरफ से। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस जो कि फिजिकल है या फिर डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए जा सकते हैं। फिजिकल उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो हवलदार का पोस्ट के लिए चयन करेंगे। बाकी जो कैंडिडेट केवल एमटीएस के लिए चूज करेंगे एग्जाम में, उनका आपका डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे जो फिजिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे, एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में केवल हवलदार के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें जो मेल कैंडिडेट है, वॉकिंग और साइकिलिंग 2 आपका इम्पोर्टेंट है। मेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग में 1600 मीटर वॉक करने होते हैं 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग की बात करें तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपको साइकिलिंग करने होते हैं मेल कैंडिडेट को, और 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग करने होते हैं फीमेल कैंडिडेट को। तो आपका जेंडर वाइज यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का स्टैंडर्ड होता है वो अलग अलग होता है। तो इसकी तैयारी आप
इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग आप अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हैं तभी आप हवलदार के पोस्ट के लिए चयन करिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 157.5 आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर जो गढ़वाली असामीज गोरखा हैं उनके लिए आप रिलैक्सेबल है मेल के कैटेगरी में, और 2.5 सेंटीमीटर फीमेल के कैटेगरी में रिलैक्सेबल है आपको हवलदार के पोस्ट के लिए। यहाँ पर चेस्ट साइज आप देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट की बात करें तो वेट फीमेल के लिए 48 kg होना चाहिए, और मेल के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया है। फीमेल के लिए चेस्ट का भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड टेस्ट जो है हवलदार के पोस्ट के लिए वो ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इसको मीट करते हैं तभी आप हवलदार के पोस्ट के लिए चयन करिएगा फॉर्म डालते समय। चलिए अब एसएससी एमटीएस पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जाम में 2 ही सिर्फ आपसे सवाल पूछे जाते हैं, एक एसे लिखना होता है और एक लेटर लिखना होता है। टोटल 50 मार्क्स का सवाल होता है, आधे घंटे का आपको समय दिया जाता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग के लिए आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है उनका 40%, यानी कि 50 का 40% 20 मार्क्स होते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उनका अगर 20 मार्क्स आ जाता है तो आप क्वालिफाइड हैं, और जो ओबीसी वगैरह अदर रिजर्व कैटेगरी है उनका 35%, यानी कि लगभग 17.5 मार्क्स आपको आने चाहिए तो आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका एमटीएस पेपर 2 हो गया, पेपर 1 हो गया, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अगर ये आप ये सारा स्टेज क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आइए उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। यहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहला गवर्नमेंट इशूड आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा इशू आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड पे आपका फ़ोटो हो सकता है तो वो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, या फिर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में भी फ़ोटो होता है तो वो भी आपका एलिजिबल है। 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गौर करिएगा, अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अंतर होता है। जो मार्कशीट होता है वो आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट आते समय मिलता है, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट होता है वह कॉलेज में या फिर स्कूल में लगभग 1 से 1.5 साल बाद कॉलेज को दिया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट आप कॉलेज से और जिस भी स्कूल से है वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ओबीसी में आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उन सभी का कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आप पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर्मेट आपको एसएससी के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड। जैसे कि अगर आप 10th 12th जो है कुछ अलग माध्यम से कर लेते हैं तो उनका ऑर्डर जो रिस्पेक्टिव होना चाहिए अथॉरिटी से वो आपको लेकर आना है, जो ये क्लेम करे कि आपने इक्विवेलेंट 10th या 12th के इक्विवेलेंट कोई स्टडीज़ की है तो वो आपका ऑर्डर होना चाहिए। जो एक सर्विसमैन है यानी कि जो पूर्व सैनिक है उनका पास अंडरटेकिंग होना चाहिए सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट का, तो भी आप ESM का लाभ ले पाएंगे। अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है तो उसके लिए रिलेवेंट सर्टिफिकेट चाहिए। रिलेवेंट सर्टिफिकेट में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपका काम कर जाएगा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए। अगर आप कहीं और पे जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इजीली मिल जाता है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उनको अगर आप 15 दिन पहले सूचित कर देते हैं कि मुझे NOC सर्टिफिकेट चाहिए, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा आपको NOC दे दिया जाता है।
तो एनओसी लेने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एनओसी आपके पास होना चाहिए अगर आप कहीं और से जॉब छोड़कर इस जॉब को लेना चाहते हैं तो। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज और डाइवर्स एक्सेट्रा इफ सो डन। अगर आपने अपना मैट्रिकुलेशन में जो आपका नाम है वो नाम अब चेंज हो चुका है, जैसे कि जो फीमेल के साथ ये होता है, पहले उनका कुमारी होता है, बाद में देवी हो जाता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो वो अगर आप चेंज करा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट रेलिवेंट होना चाहिए जो ये शो करे कि आपने नाम चेंज किया है। नाम जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने अगर नाम खुद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम अलग होता है, वो बाद में चेंज कर लेते हैं, तो उनके लिए आपका प्रॉपर एफिडेविट कोर्ट से ऑर्डर होना चाहिए आपके नाम का, ठीक है। और जो एडमिशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है, उसमें अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किया जाता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट आप लेकर आएँ, तो वो आपको लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आप अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो ये सारे वेरिफिकेशन के समय जो आपका होता है डॉक्यूमेंट, उसके बारे में ध्यान रखिएगा और इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से बनवा सकते हैं, इसको अभी से अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से पूरे SSC MTS के प्रोसेस को डिस्कस किया, वो CBT हो या फिर आपका फिजिकल हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर यहाँ तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिए। धन्यवाद।